हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं मोहित यादव आप सभी के बीच उपस्थित हूं। आज अपने इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 4 फरवरी 2025 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो है उन पे हम लोग चर्चा करेंगे। चर्चा करने से पूर्व मैं आपको एक सूचना देता हूं। सूचना यह है कि कल हमने अपने ऐप पर जो नव्य धारा बैच है, नव्य धारा बैच पर आपको 15% ऑफ दिया था। वसंत पंचमी के उपलक्ष्य पर आपको वहां पर 15% ऑफ मिला हुआ था। और आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका कहना था कि सर ऐप पे हैवी ट्रैफिक है या हम परचेज नहीं कर पाए हैं, तो क्या आज हमको वो मिलेगा जो डिस्काउंट था, डिस्काउंट मिलेगा। ये डिस्काउंट आप लोगों का जो फोन कॉल आया है, फोन कॉल को ध्यान में रखते हुए ये जो डिस्काउंट है इसको आज के लिए बढ़ाया गया। केवल आज आप परचेज करेंगे तो आपको ये 15% डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, आप ऐप पर जाइए, जो 15% डिस्काउंट है वो चल रहा है और 15% डिस्काउंट जो सेल है, सेल चल रही है, आप परचेज कर सकते हैं। साथ ही साथ एक खबर और ये भी है, सूचना है और बहुत इंपॉर्टेंट, जो हमारे समीक्षा बैच से जुड़े हुए लोग हैं, जिन्होंने समीक्षा बैच में एनरोल किया था, उनके लिए विशेष ऑफर ये है कि आप हेल्पलाइन नंबर जो हमारे ऐप पर जब आप जाएंगे, नवधारा बैच के नीचे हेल्पलाइन नंबर दे रखा है, उस हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल करिए। अगर आप बैच परचेज करना चाहते हैं, नवधारा बैच आरओ का बहुत नए तरीके से बैच है, जैसा कि नाम है नवधारा, तो उसी तरीके से नई धारा उसमें आपको प्रदान की जाएगी। और उसके लिए आपके लिए सूचना ये है कि आप वहां पर जाइए, हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करिए। आपका जो ऑर्डर नंबर था आपके मेल पर पड़ा होगा, वो ऑर्डर नंबर आप बताइए और ऑर्डर नंबर बताने के बाद आपको 40% डिस्काउंट मिल जाएगा इस ऐप में। नवधारा जो बैच है उस बैच में आपको 40% ऑफ मिल जाएगा। तो ये ऑफ के बारे में सूचना थी, इंपॉर्टेंट थी, मुझे लगा आपको बताना चाहिए, तो यहां पर उस पर मैंने डिस्कस किया। अब आइए 4 फरवरी 2025 का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, जो ये 4 फरवरी की खबरें हैं, तो जो भी पत्र पत्रिकाओं में जो महत्वपूर्ण खबरें रही उन खबरों पर अपनी यहां पर हम चर्चा करेंगे। इससे आपके प्रीलिम्स के फैक्ट भी तैयार हो जाएंगे और मेंस का डाटा तैयार हो जाएगा। वीडियो की महत्ता इतनी है कि पूरे दिन भर की जो इंपॉर्टेंट खबरें होती हैं, जो भी पत्र पत्रिका में रही हैं खबरें इंपॉर्टेंट, सुबह जब मैं उठता हूं सबसे पहले न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट करता हूं आपके लिए कंटेंट तैयार करना, तो जितने भी इंपॉर्टेंट खबरें होती हैं मैं एक जगह कलेक्ट करके आपको आपके समझ शाम को 7:30 बजे हमारी वीडियो क्लास चलती है, यहां पर आप जुड़ सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ साझा करिए। बहुत अच्छे कमेंट आप लोगों के आते हैं, ढेर सारा प्यार मिलता है, लेकिन आप लोग एक प्यार ये भी दीजिए कि अपने दोस्तों के साथ वीडियो को साझा करते रहिए। जितना ज्यादा रीच होगा उतने कंटेंट भी हमारा रिच होता जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं जो 4 फरवरी का दिन होता है इसको किस रूप में मनाया जाता है, तो इसको वर्ल्ड कैंसर डे के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, वर्ल्ड कैंसर डे के रूप में मनाया जाता है। इसका थीम क्या था? यूनाइटेड बाय यूनिक। क्या था? यूनाइटेड बाय यूनिक। इस बार का थीम क्या है? थीम याद रखना, विश्व कैंसर दिवस का थीम क्या है? यूनाइटेड बाय यूनिक इस बार का थीम है। यहां पर ये ढक गया है, इस वजह से मैंने यहां पर लिख दिया है, तो ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है दिवस के सेक्शन में। अब आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला प्रश्न क्या है, पहला मतलब प्रश्न क्या, टॉपिक क्या है पहला। ग्रेमी 2025, जो ग्रेमी अवार्ड है ना, ग्रेमी अवार्ड 2025 के बारे में देखा जाए तो भारतीय मूल की गायिका है चंद्रिका टंडन। अब इंदिरा नुई जो थी पेप्सिको की, एक टाइम पे सीईओ थी, ठीक है, और पेप्सिको की जो सीईओ थी इंदिरा नुई, उनकी ये बड़ी बहन है चंद्रिका टंडन। अब इनको एल्बम त्रिवेणी के लिए जीता है ग्रेमी अवार्ड, इन्होंने जीता है। तो इससे संबंधित जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो जाते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण नाम है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से। देखते हैं, भारतीय अमेरिकी गायिका चंद्रिका टंडन ने एल्बम त्रिवेणी के लिए बेस्ट न्यू एज एम्बियंट और चैंट एल्बम श्रेणी में ग्रेमी अवार्ड जीता है। किस कैटेगरी में जीता है ये याद रखना, बेस्ट न्यू एज एम्बियंट और चैंट एल्बम श्रेणी में ग्रेमी अवार्ड जीता है। उन्होंने रिकी केस और अनुष्का शंकर को पछाड़कर यह सम्मान हासिल किया है। ठीक है, अनुष्का शंकर, रवि शंकर जो प्रसिद्ध सितार वादक थे, रवि शंकर उनकी पुत्री है अनुष्का शंकर, और रिकी केस के बारे में आप जानते ही हैं। ठीक है, तो यहां पर जो चंद्रिका टंडन जी है इनको ग्रेमी अवार्ड प्रदान किया गया। किस कैटेगरी में याद रखना, इनकी कैटेगरी याद रखना, कैटेगरी पूछ सकता है, नाम तो पूछ नहीं लेगा, नाम तो बहुत हाईलाइट हो गया है, तो इस वजह से नाम ना पूछ के वो कैटेगरी पूछ लेगा किस कैटेगरी में दिया गया है। बात करें यहां पर 2 फरवरी को 67वें ग्रेमी पुरस्कार समारोह का आयोजन रिकॉर्डिंग एकेडमी ने लॉस एंजल्स के crypto.com एरिना में किया था। कहां पर किया गया था इसका आयोजन? लॉस एंजल्स के crypto.com एरिना में इसका आयोजन किया गया था 67 में ग्रेमी अवार्ड का। ठीक है, आगे बात करें, चंद्रिका ने अपने सहयोगियों जिनमें दक्षिण अफ्रीकी बांसुरी वादक वाउटर केलरमैन और जापानी सेलिस्ट इरू मत्सुमोतो के साथ यह पुरस्कार जीता है। किसके किसके साथ जीता है? जो इनके जो मतलब को मेंबर थे वो कौन कौन थे? तो जापान की है ये इरू मत्सुमोतो, और ठीक है इनके साथ में यहां पर आप देख सकते हैं ये है अफ्रीका के बांसुरी वादक जिनका नाम है वाउटर केलरमैन। इनके साथ में यहां पर आप देख सकते हैं चंद्रिका टंडन जी खड़ी हैं। ठीक है, तो इनको जो इनकी श्रेणी है वो श्रेणी याद रखना, जो इनके सहयोगी है सहयोगियों का नाम याद रखना।
अनुष्का शंकर और रिकी केस को इन्होंने पीछे छोड़कर ये अवार्ड जीता है। अब यहां पर अगला पॉइंट क्या है, अगली खबर क्या है, और ये खबर आपकी ली गई है डीडी न्यूज से। ठीक है, डीडी न्यूज की खबर है, देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से। देखा जाए तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान जो था इसके 10 साल पूरे हो गए हैं और उसी संदर्भ में आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है खबर। देखते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान से झारखंड के पलामू जिले में महत्वपूर्ण सकारात्मक बदलाव। क्या बदलाव हुए हैं, इस बदलाव को आप जो महिला सशक्तिकरण के दृष्टिकोण से मुख्य परीक्षा में जो टॉपिक होते हैं वहां पर आप इनको मेंशन कर सकते हैं और ये इथिक्स में भी आपके काम आ सकता है। ठीक है, तो एज अ केस स्टडी आप यूज कर सकते हैं इसको। देखते हैं यहां पर, झारखंड के पलामू जिले में 100 दिन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के माध्यम से लैंगिक समानता एवं लड़कियों के सशक्तिकरण को संस्कृति को बढ़ावा देते हुए उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। ठीक है, तो जो केस स्टडी होती है ना, उस केस स्टडी में आप इन चीजों को मेंशन कर सकते हैं, लिख सकते हैं। आगे देखें, दरअसल 100 दिन चलने वाले विशेष अभियान में पलामू जिले में विभिन्न विषयों पर 70 से ज्यादा कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें 125 सरकारी अधिकारियों और 20 क्षेत्रीय प्रतिनिधियों को शामिल करते हुए 4 कार्यक्रम आयोजित किए गए। इनमें 216 लाभार्थियों को नामांकित किया गया। तो यहां पर 100 दिनों का पलामू जिले में एक अभियान चलाया गया था जो विशेष रूप से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान पर केंद्रित था और महिला सशक्तिकरण के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट था। और वहीं पर जो सकारात्मक बदलाव आए हैं इसके कारण से उन बदलावों को इंगित किया गया है। अब यहां बात कर ले, जो योजना है उस योजना से संबंधित कुछ पॉइंट्स के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। तो केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 22 जनवरी 2025 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की 10वीं वर्षगांठ मनाई है। ठीक है, 2015 में शुरू की गई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का उद्देश्य बालिकाओं की सुरक्षा, शिक्षा और सशक्तिकरण करने के साथ ही भारत में लिंग जो असंतुलन था और बढ़ते लिंगानुपात पर ध्यान केंद्रित करना था। जो लिंग असंतुलन था उस पर ध्यान केंद्रित करना था तथा घटते हुए जो बाल लिंगानुपात था उस पर ध्यान केंद्रित करता था। ठीक है, अब आगे देखा जाए तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और जिले स्थानीय हितधारकों की आवश्यकताओं के अनुरूप कार्यक्रम को लागू किया जा रहा है। ठीक है, तो यहां पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के बारे में मैंने चर्चा कर ली। और इससे जब ये इसके 10 साल पूरे हुए थे ना, तो 2 मिनट करंट न्यूज के अंतर्गत मैं एक डिटेल वीडियो लेकर आया था, वो घटना चक्र के चैनल पर पड़ा हुआ है, आप जाइए वहां पर देखिए, जितनी भी प्रगति हुई उन प्रगति के बारे में वहां पर मैंने चर्चा की थी। आगे जाने, अगली खबर कौन सी है, माई भारत पोर्टल पर अब तक 1.65 करोड़ यानी कि 1,65,00,000 लोगों से 65 लाख युवाओं से ज्यादा लोग अब तक पंजीकरण कर चुके हैं। कहां पर, माई भारत पोर्टल पर। ठीक है, और ये डाटा कहां से आ गया अचानक से, तो संसद में जवाब देते हुए जो युवा मामलों तथा खेल श्रम रोजगार मंत्री है मनसुख मांडविय, उन्होंने लोकसभा में एक प्रश्न के दौरान यह जवाब दिया था। तो इसी वजह से ये डाटा इंपॉर्टेंट हो जाता है परीक्षा के दृष्टिकोण से। देखिए यहां पर युवा मामलों के विभाग के तहत एक स्वायत्त निकाय मेरा युवा भारत, माई भारत जिसको आप शॉर्ट में कहते हैं, माई भारत का पूर्ण रूप क्या है, मेरा युवा भारत, याद रखना। ठीक है, एक व्यापक सक्षम तंत्र की स्थापना की गई जो अमृत काल के दौरान प्रौद्योगिकी द्वारा संचालित कर्तव्य बोध तथा सेवा भाव के माध्यम से युवा विकास एवं युवाओं के नेतृत्व करने के विषय पर केंद्रित था, विकास के लिए केंद्रित था। आगे बात करें, माई भारत पोर्टल पर अब तक 1.65 करोड़ से अधिक युवा पंजीकरण करा चुके हैं। यह जानकारी केंद्रीय युवा मामलों तथा खेल एवं श्रम रोजगार मंत्री जो थे मनसुख मांडविय, उनके द्वारा सोमवार को लोकसभा में एक प्रश्न के दौरान लिखित उत्तर के रूप में इसका जवाब दिया गया था। ठीक है, तो यहां पर जो ये डाटा है कि माई भारत पोर्टल पर अब तक कितने युवाओं ने पंजीकरण करा लिया है, तो 1.65 करोड़ युवाओं ने पंजीकरण करा लिया है। और माई भारत पोर्टल का पूर्ण रूप क्या है, मेरा युवा भारत। ठीक है, अगली खबर देखें, भारत में कोयला उत्पादन में वृद्धि 6% बढ़कर 830 मिलियन टन पहुंचा। ठीक है, 6% बढ़कर 830 मिलियन टन पहुंच गया है कोयला उत्पादन। बात कर लें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, तो भारत में कोयला उत्पादन चालू वित्त वर्ष की अप्रैल 2024 से जनवरी 2025 की अवधि में 5.88% बढ़कर 830.66 मिलियन टन यानी कि 830.66 एमटी हो गया है, जो कि पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में यानी कि पिछले वित्त वर्ष में इसी अवधि में जनवरी की अवधि में देखा जाए तो कितना था, 784.51 मिलियन टन था। अब यहां पर यह जानकारी कोयला मंत्रालय के द्वारा दी गई है। ठीक है, कोयला मंत्रालय के द्वारा यह जानकारी प्रदान की गई है। बयान में आगे कहा गया है कि कोयला मंत्रालय ने 3 नई खदानों भास्करपारा, उत्कल ई और राजहरा उत्तर जो मध्य एवं पूर्व क्षेत्र में पड़ता है, इसके लिए खदान खोलने की अनुमति भी प्रदान कर दी है। अब यहां पर इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, राजहरा उत्तर। ठीक है, राजहरा उत्तर जो है ये मध्य एवं पूर्व क्षेत्र पड़ता है, झारखंड की पहली वाणिज्यिक कोयला खदान है। ये याद रखना
कि झारखंड की पहली वाणिज्यिक खदान कौन सी है? परीक्षा में आपसे पूछे, याद रखना, टिक करके आना, राजहरा उत्तर। आगे बात करें, यह कदम कोयला उत्पादन को बढ़ावा देने और क्षेत्र में वाणिज्यिक खनन की भूमिका को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान देगा। तो ये कदम जो है नए खदान खोलने की, ये खदान जो है ये कोयला उत्पादन को बढ़ावा देगा भविष्य में, और इस दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे बात करें, रूस के स्टेट ड्यूमा, जैसे भारत में राज्यसभा और लोकसभा है, वैसे ही जो वहां का निचला हाउस है, ठीक है, लोअर हाउस है, उसको स्टेट ड्यूमा के नाम से जाना जाता है। तो वहां के जो स्टेट ड्यूमा के अध्यक्ष, जैसे भारत में लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला जी हैं, तो वैसे ही वहां के जो स्टेट ड्यूमा है, वहां के अध्यक्ष भारत की यात्रा पर आए हुए थे, भारत के दौरे पर हैं, और उनके बारे में जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उनको देख लेते हैं। तो देखते हैं क्या है पॉइंट आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से। रूस के स्टेट ड्यूमा के अध्यक्ष वाइचोस्लाव, ठीक है, वोलोडिन, वाइचोस्लाव वोलोडिन की भारत दौरा, इसके बारे में देखें तो रूस के स्टेट ड्यूमा मतलब रूस के संसद के निचले सदन के अध्यक्ष वाइचोस्लाव वोलोडिन भारत के दौरे पर है। अपनी भारत यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति से मुलाकात की, उपराष्ट्रपति तथा राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ से इन्होंने मुलाकात की। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है रूस के जो निचला सदन है उसके अध्यक्ष वोलोडिन। रूस और भारत के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के उद्देश्य से वोलोडिन भारत पहुंचे हैं। इसी दौरान उन्होंने भारतीय संसद के दोनों सदनों का भी दौरा किया। ठीक है, अगली खबर क्या यहां पर हो जाती है, देखते हैं दूसरा खबर। दूसरी खबर क्या है, वर्ल्ड पैरा आर्म रेसलिंग कप 2025 से संबंधित है। और यहां पर देखें तो वर्ल्ड पैरा आर्म रेसलिंग कप 2025 में भारत के नंबर 1 पैरा एथलीट श्रीमंत झा ने रजत पदक जीता है, उसी से संबंधित पॉइंट है। तो यहां पर चर्चा करें, भारत के नंबर 1 पैरा एथलीट श्रीमंत झा ने एक बार फिर भारत का तिरंगा लहराया है। उन्होंने उज्बेकिस्तान में आयोजित वर्ल्ड पैरा आर्म रेसलिंग कप 2025 में 85+ किलोग्राम वर्ग में सिल्वर पदक अपने नाम किया है। ठीक है, तो यहां पर देखा जाए जो श्रीमंत झा है, इनसे संबंधित जो पॉइंट्स हैं, आइए और भी जान लेते हैं इनके बारे में। श्रीमंत झा ने अपना सिल्वर मेडल भारतीय शहीद जवानों को समर्पित किया है। यह टूर्नामेंट, जो ये टूर्नामेंट हो रहा है ना, यानी कि वर्ल्ड पैरा आर्म रेसलिंग कप 2025 हो रहा है, ये कब तक चलेगा? तो ये 30 जनवरी से स्टार्ट हुआ था, 6 फरवरी 2025 तक होना है। कजाकिस्तान के अल्नूर को हराकर श्रीमंत झा ने रजत पदक जीता है। ठीक है, जो रजत पदक जीता है ये अल्नूर को हराया है, और अल्नूर कहां के हैं? ये कजाकिस्तान के थे। और उसके बाद एक चीज यहां पर और जान ले, रजत पदक जीतने के बाद श्रीमंत झा ने नॉर्वे में यूरोपीय पैरा आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। यहां पर क्या हुआ है कि जो रजत पदक इन्होंने हासिल किया है, रजत पदक हासिल करने के साथ ही जो नॉर्वे में आयोजित होगा ना यूरोपीय पैरा आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप, वहां के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। और जो श्रीमंत है, श्रीमंत झा, इनका संबंध कहां से है? तो इनका संबंध छत्तीसगढ़ के भिलाई से है। ठीक है, कहां से है? छत्तीसगढ़ के भिलाई से इनका संबंध है। यह आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है कि श्रीमंत झा, इन्होंने जो वर्ल्ड पैरा आर्म रेसलिंग कप 2025 था, इसमें रजत पदक जीता, और इनका संबंध कहां से है, किस राज्य से है? छत्तीसगढ़ राज्य से था। छत्तीसगढ़ वाले याद रखें, जो छत्तीसगढ़ पीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि इनका संबंध छत्तीसगढ़ के किस जिले से था। जिला पूछे तो भिलाई से हुए। अगला प्रश्न देखें, परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। ये खबर कहां से ली गई है? ये खबर भी डीडी न्यूज की ही है। ई श्रम पोर्टल के बारे में है। अब यहां पर देखा जाए तो रजिस्टर्ड श्रमिकों की संख्या के बारे में डाटा दिया गया है कि रजिस्टर्ड श्रमिकों की संख्या 30 करोड़ के पार कर गई है। केंद्र सरकार की ओर से चलाए जाने वाले ई श्रम पोर्टल पर असंगठित क्षेत्र में 30.58 करोड़ श्रमिक जो है वो पंजीकृत है। ई श्रम पोर्टल पर 2024 में 1.23 करोड़ से अधिक श्रमिकों का पंजीकरण किया गया है, जबकि औसतन प्रतिदिन 33,700 ई श्रम पोर्टल पर श्रमिक पंजीकरण करा रहे हैं। यानी कि कहा क्या जा रहा है कि जो ई श्रम पोर्टल था उसमें औसतन 2024 में देखा जाए तो 1.23 करोड़ से अधिक श्रमिकों ने पंजीकरण कराया है, और अब तक देखा जाए तो टोटल कितने हो गए हैं? 30.58 करोड़ श्रमिक जो है असंगठित क्षेत्र के उसमें पंजीकृत हो चुके हैं। औसतन एक दिन में लगभग 33,700 श्रमिक हैं वो ई श्रम पोर्टल पर अपने आप को रजिस्टर्ड करते हैं। श्रम पोर्टल की पहुंच बढ़ाने के लिए श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने भाषणी प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हुए 7 जनवरी 2025 को ई श्रम पोर्टल को बहुभाषी बनाने की शुरुआत की। यानी कि जो ई श्रम पोर्टल था ना, इसको बहुभाषी बना दिया गया। बहुभाषी बनाने के लिए किसका इस्तेमाल किया गया है? तो एक भाषणी प्लेटफॉर्म है। और ये भाषणी प्लेटफॉर्म आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इस वजह से भी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि अभी भाषणी ऐप, ठीक है, ये भाषणी ऐप अभी चर्चा में आ गया था महाकुंभ में, अब देखिए इंपॉर्टेंट कैसे है ये भाषणी ऐप। भाषणी ऐप का फायदा ये है कि आप कोई भी, जैसे आप कहीं तमिलनाडु गए, अब तमिलनाडु में आपको बोलने में समस्या आ रही है या लोग आपकी भाषा नहीं समझ पा रहे हैं,
तो भाषणी ऐप का इस्तेमाल आप ऐसे कर सकते हैं कि आप कोई भी लैंग्वेज, जो 22 भाषाएं हैं, आप जिस भाषा में जो आपकी लैंग्वेज है आप वो भाषा बोलिए और उन 22 भाषाओं में वो मतलब कन्वर्ट कर देगी, आपकी बातों को कन्वर्ट कर देगी। आप उन कन्वर्ट की हुई बातों को वहां पे दिखा सकते हैं, अगर जो वहां कोई पढ़ा लिखा आदमी है तो उसको दिखा सकते हैं। सुनने का ऑप्शन भी उसमें है कि आप वहां स्पीकर ऑन कर देंगे तो वो जो टेक्स्ट है उसको स्पीच में कन्वर्ट करके बोल भी देगा, तो लोग आपकी बातें समझ जाएंगे। तो इसी दृष्टिकोण से देखा जाए तो भाषणी जो प्लेटफॉर्म है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है कि श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा भाषणी प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हुए इसको बहुभाषी बना दिया गया ई श्रम पोर्टल पर। बहुत सी भाषाओं को जानने वाले लोग भी ई श्रम पोर्टल पर अपने आप को रजिस्टर्ड कर सकते हैं। इस पहल के बाद अब श्रमिकों को 22 भारतीय भाषाओं में ई श्रम पोर्टल के साथ संपर्क का अवसर मिलता है। ठीक है, तो ये था। अब क्या है ई श्रम पोर्टल, इसके बारे में जान लेते हैं। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने आधार से जुड़े असंगठित श्रमिकों की एक व्यापक राष्ट्रीय डाटाबेस बनाने के लिए 26 अगस्त 2021 को ई श्रम पोर्टल को लॉन्च किया था। याद रखना, आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है कि ई श्रम पोर्टल कब स्टार्ट किया गया था। ये लॉन्च किया गया था 26 अगस्त 2021 को। किस लिए लॉन्च किया गया था? जो असंगठित क्षेत्र के मजदूर होते हैं उनका एक डाटाबेस तैयार करने के लिए इसको लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा? श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, आगे यहां पर बात कर ले तो ई श्रम पोर्टल का उद्देश्य असंगठित श्रमिकों के सेल्फ डिक्लेरेशन के आधार पर यूनिवर्सल अकाउंट नंबर प्रदान कर उनका पंजीकरण करने के लिए समर्थन करना था। और वर्तमान में विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों के 12 योजनाएं ई श्रम पोर्टल के साथ एकीकृत है। अगर जो देखा जाए वर्तमान में तो जो विभिन्न योजनाएं चल रही हैं उन योजनाओं में 12 योजनाएं ऐसी हैं जो ई श्रम पोर्टल पर ऑलरेडी एकीकृत इंटीग्रेट करके चलाई जा रही हैं। ठीक है, तो ये था ई श्रम पोर्टल जिसके बारे में हमने विस्तार से अच्छे से जान लिया। मुझे उम्मीद है आप पूरी तरीके से इसको समझ गए होंगे। अगली खबर देखें, उत्तर प्रदेश स्पेशल के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। क्या है खबर? 900 एकड़ के जंगल में कुकरैल नाइट सफारी और लखनऊ जू होगा विकसित। अब यहां पर ये हिंदुस्तान न्यूज़पेपर की खबर है। इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उनको देख लेते हैं। राजधानी लखनऊ के कुकरैल वन क्षेत्र में प्रस्तावित देश की पहली नाइट सफारी 1510 करोड़ रुपए में तैयार होगी। यानी कि निवेश कितना किया जाएगा, कितना इन्वेस्ट किया जाएगा, तो 1510 करोड़ रुपए में देश की पहली नाइट सफारी तैयार हो रही है। कहां पर? जो लखनऊ का कुकरैल वन क्षेत्र है वहां पर तैयार की जा रही है। और जैसे आ गया ना, देश की पहली, भारत की पहली, विश्व की पहली, ये सब पॉइंट आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट होते हैं, उस दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। आगे देखें, व्यय वित्त समिति ने इस प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की। जो व्यय वित्त समिति है उसके द्वारा इस जो प्रस्ताव था इसको स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण से स्वीकृत देश की पहली नाइट सफारी लखनऊ में बनने जा रही है। यानी कि इसको केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के द्वारा भी स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। और अगर हम बात करें, ये तो भारत की पहली हो गई, लेकिन विश्व में इसका कौन सा स्थान है? तो विश्व में इसका 5वां स्थान है। अभी सिंगापुर, थाईलैंड, चीन और इंडोनेशिया में नाइट सफारी है। वर्तमान में देखा जाए तो सिंगापुर, थाईलैंड, चीन और इंडोनेशिया में ही नाइट सफारी है। और इनमें से जो सबसे ज्यादा लोकप्रिय है वो कहां की है? तो सबसे ज्यादा लोकप्रिय जो नाइट सफारी है वो सिंगापुर की नाइट सफारी सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। और भारत में 5वीं नाइट सफारी बनने जा रही है। और कहां पर बनेगी? लखनऊ की कुकरैल वन क्षेत्र में बनकर तैयार होगी। कितना इन्वेस्ट होगा? तो 510 करोड़ रुपए इसमें इन्वेस्ट किए जाएंगे। अगली खबर क्या है? आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा मतांतरण एवं लव जिहाद विरोधी विधेयक पेश किया गया है? आपके परीक्षा में आ सकता है, तो यहां पर देखें, राजस्थान के द्वारा ऐसा किया गया है। पॉइंट क्या है? 3 फरवरी 2025 को राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2025 पेश किया गया है। इसमें लव जिहाद और जबरन या लालच देकर मतांतरण करवाने वालों के खिलाफ सख्त प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है कब पेश किया गया है? ये इंपॉर्टेंट है, 3 फरवरी 2025 को पेश किया गया था। क्या नाम क्या था इसका? राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2025 इसका नाम था। लव जिहाद और जो मतांतरण है उसके विरुद्ध इसको पेश किया गया था। इसके जो कुछ प्रावधान वगैरह है वो भी जान लेते हैं, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो नए विधेयक में जो मतांतरण करने के लिए 3 से 10 वर्ष तक की सजा जो है वो दी जा सकती है, 3 से 10 वर्ष तक की। साथ ही साथ 50,000 रुपए तक का जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। यदि कोई मर्जी से मतांतरण करना चाहता है, अगर जो कोई व्यक्ति है वो अपनी मर्जी से चाहता है कि अपना धर्म परिवर्तन कर ले, तो उसको लगभग 60 दिन या 2 महीने पहले कलेक्टर को सूचना देनी होती है। ठीक है, तो ये इसका प्रावधान है। यह गैर जमानती संज्ञेय अपराध माना जाएगा। ठीक है, अगर जो किसी का जबरन आप मतांतरण करते हैं या लव जिहाद होता है वहां पर, तो ये गैर जमानती और संज्ञेय अपराध माना जाएगा। बिना शादी के रहने वालों, ठीक है, बिना शादी के साथ रहने वाले अलग अलग धर्म के महिला एवं पुरुषों को लेकर भी विधेयक में प्रावधान किया गया। मतलब लिव इन में रह रहे हैं लोग, तो उनके लिए भी इसमें प्रावधान किया गया है। अब यहां पर एक बात याद रखना कि बता दें कि झारखंड, कर्नाटक और गुजरात में इस तरह के कानून पहले से ही बने हुए हैं। मतलब झारखंड, कर्नाटक और गुजरात ऐसे राज्य हैं जहां पर इस तरह के कानून पहले से बने हुए हैं। लेकिन अभी पूछ ले परीक्षा में हाल ही में या फरवरी 2025 में
किस राज्य सरकार द्वारा मतांतरण या जो लव जिहाद विरोधी विधेयक होता है पेश किया गया? तो राजस्थान के द्वारा पेश किया गया। नाम क्या है और प्रावधान क्या है, ये आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, याद रखना। सबसे खास बात तो ये याद रखना कि जैसे कोई मतलब मतांतरण करना चाहता है, अपनी मर्जी से करना चाहता है, तो उसके लिए ड्यूरेशन रखी गई कि कलेक्टर को कितने दिन पहले बता दे, तो 60 दिन या 2 महीने पहले बता दे। अगली खबर देखें, अब दृष्टिबाधित भी ब्रेल लिपि में पढ़ सकेंगे भारतीय संविधान। भारत का संविधान जो है इसको अब ब्रेल लिपि में, मतलब जो दृष्टिबाधित लोग हैं वो ब्रेल लिपि ऐसी होती है जिसको आप टच करके, ठीक है, टच करके पढ़ सकते हैं। तो वो ऐसे लोग होते हैं जो दृष्टिबाधित होते हैं, उनके लिए यूज की जाती है। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने सोमवार को संविधान के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भारतीय संविधान के ब्रेल लिपि संस्करण जारी किया है। यह संस्करण शंकर आई हॉस्पिटल बेंगलुरु और CII यंग इंडिया बेंगलुरु के सहयोग से तैयार किया गया। किसके सहयोग से तैयार किया गया है ये याद रखना, CII यंग इंडिया और शंकर आई हॉस्पिटल के सहयोग से इसको तैयार किया गया है। और ये भारतीय संविधान की ब्रेल लिपि का संस्करण है। किसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया? थावरचंद गहलोत जो है कर्नाटक के राज्यपाल, उनके द्वारा लॉन्च किया गया है। अब यहां पर आपके लिए एक प्रश्न है, आपको यह बताना है कि विश्व ब्रेल दिवस, जो लुई ब्रेल की जयंती होती है, बर्थडे होता है लुई ब्रेल का, वो कब मनाया जाता है? मैं आपको पढ़ा भी चुका हूं, यानी सेलिब्रेट किया जा चुका है। मैं करंट वाली क्लास में ही मैंने पढ़ाई है, तो यानी कि अभी सेलिब्रेट हो चुका है, तो आपको बताना है कब किया गया, मतलब कब किया जाता है। अगला प्रश्न देखें, तो भारत कैंसर जीनोम एटलस की शुरुआत की। भारत में कैंसर जीनोम एटलस की शुरुआत हो गई। यहां पर आप देख सकते हैं भारत कैंसर जीनोम एटलस, ठीक है। अब इसकी शुरुआत देखा जाए तो मतलब आइडिया जो था 2020 में ही आइडिया आया था, लेकिन अब ऑफिशियली इसकी शुरुआत हो गई। तो विश्व कैंसर दिवस के अवसर पर IIT मद्रास ने भारत कैंसर जीनोम एटलस की स्थापना की है। देश में महामारी की तरह फैल रहे कैंसर के मरीजों की कोशिकाओं में म्यूटेशन के आकार प्रकार और उसके जीनोम यानी कि DNA प्रोफाइलिंग को लेकर बायोमार्क का देशव्यापी खाका बनाया जा रहा है। यानी कि जो महामारी की तरह फैल रहा है ना कैंसर, इसके लिए क्या किया जा रहा है कि मरीजों की जो कोशिकाएं हैं उनमें जो म्यूटेशन होता है, कोशिकाओं में जो म्यूटेशन होता है आकार प्रकार में, तो उसका जो DNA प्रोफाइलिंग है, DNA प्रोफाइलिंग की जाएगी, जिसका बायोमार्क लेकर एक देशव्यापी खाका तैयार किया जाएगा भारत कैंसर जीनोम एटलस के अंतर्गत, ठीक है। अब यहां पर बात कर ले तो IIT मद्रास ने कैंसर जीनोम प्रोग्राम को वर्ष 2020 में शुरू किया था। यानी कि जो कैंसर जीनोम प्रोग्राम है, ठीक है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2020 में इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। इस दौरान देश भर में 480 स्तन कैंसर के मरीजों के नमूने एकत्र करके 1000 से अधिक पूर्ण जीनोम सीक्वेंसिंग तैयार की गई है। संस्थान में तैयार की गई इस डाटाबेस को देश एवं दुनिया भर के अध्ययनकर्ता अपने अस्पतालों में यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो म्यूटेशन होता है ना कोशिकाओं का, उस कोशिकाओं के म्यूटेशन को अध्ययन किया जाएगा, साथ ही साथ उसका डाटाबेस तैयार किया गया। इस वजह से देखा जाए तो भारत कैंसर जीनोम एटलस जो है, यह आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यहां पर नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है IIT मद्रास का, ठीक है। किसके द्वारा शुरू किया गया था कैंसर जीनोम प्रोग्राम? तो कैंसर जीनोम प्रोग्राम IIT मद्रास के द्वारा वर्ष 2020 में शुरू किया गया था। यह आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और विश्व कैंसर दिवस आज मनाया जा रहा है, इस वजह से और इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे देखें, हिमाचल प्रदेश में अब बिजली बिल में जुड़ेगा दूध एवं पर्यावरण का उपकर। दूध और पर्यावरण उपकर जोड़ा जाएगा। जो बिजली का बिल देते हैं उसमें सेस के रूप में जोड़ा जाएगा। देख लेते हैं क्या पॉइंट है। हिमाचल प्रदेश में लाखों बिजली उपभोक्ताओं को इस बार दूध एवं पर्यावरण उपकर लगाकर बिजली बिल जारी होंगे। इसकी दर क्या होगी? 10 पैसे प्रति यूनिट, मतलब 1 यूनिट के पीछे 10 पैसा सेस के रूप में लिया जाएगा, जो पर्यावरण और दूध का उपकर होगा, ठीक है। सरकार दूध उपकर का उपयोग राज्य में दूध की उत्पादकता बढ़ाने में करेगी। वहीं पर्यावरण उपकर का प्रयोग जो होगा वो उद्योग से पर्यावरण को होने वाले नुकसानों को सुधार के लिए किया जाएगा। मतलब जैसे राज्य में, हिमाचल प्रदेश में दुग्ध उत्पादकता बढ़ाने के लिए जो बिजली का बिल होता है ना, उस पर 10% जो सेस लगाया जा रहा है, तो उस सेस में दूध और पर्यावरण दोनों का सेस शामिल है। 10 पैसे जो सेस लगाए जा रहे हैं उसमें दूध और पर्यावरण का शामिल है। और वहीं पर जो दूध के लिए सेस है उसका उपयोग दूध की उत्पादकता बढ़ाने में, साथ ही साथ जो पर्यावरण के लिए सेस है तो उद्योगों से जो पर्यावरण को नुकसान होता है उसको अपडेट करने के लिए, मतलब नुकसान को, जो नुकसान होते हैं उसकी भरपाई करने का प्रयास किया जाएगा बिजली बिल के सेस से, ठीक है। आगे देखें, ट्रेविस हेड और सदरलैंड बने सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर। अब ऑस्ट्रेलिया के द्वारा, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के द्वारा देखा जाए तो सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर का जो अवार्ड है वो प्रदान किया गया है। वहां पर देखा जाए तो ट्रेविस हेड को ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट पुरस्कारों में शीर्ष पुरुष क्रिकेटर के लिए प्रतिष्ठित एलन बॉर्डर पदक दिया गया है। कौन सा पदक? एलन बॉर्डर पदक दिया जाता है ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। जो शीर्ष क्रिकेटर होते हैं उनको प्रदान किया जाता है। किसको दिया गया है? ट्रेविस हेड को दिया गया है पुरुषों में।
महिलाओं में कौन सा जो शीर्ष क्रिकेटर होता है उसको कौन सा पदक दिया जाता है? बेलिंडा क्लार्क पदक दिया जाता है। कौन सा? बेलिंडा क्लार्क पदक दिया जाता है। और ये किसको दिया गया है? एनाबेला सदरलैंड को दिया गया है। ठीक है, युवा ऑलराउंडर एनाबेला सदरलैंड को बेलिंडा क्लार्क पदक से सम्मानित किया गया। तो ये दोनों नाम आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, और एक खास बात ये क्या है कि वहीं वनडे क्रिकेट में सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज में एक माइकल वेबन, ठीक है, माइकल वेबन को क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने हॉल ऑफ फेम में शामिल किया है। मतलब जो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट का हॉल ऑफ फेम है उसमें इन्होंने माइकल वेबन को शामिल किया है। आगे हम बात कर ले वेबन के बारे में, एक चीज जान ले तो यहां पर जो माइकल वेबन है ये ऑस्ट्रेलिया की 1999 और 2003 विश्व कप की जो टीम थी उसका हिस्सा थे और इनको अब हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये है ट्रेविस हेड और ये है एनाबेला सदरलैंड। ठीक है, और इन दोनों को जो पदक दिए गए हैं वो याद रखना कि जो एलन बॉर्डर पदक है वो ट्रेविस हेड को दिया गया है और एनाबेला सदरलैंड को बेलिंडा क्लार्क पदक से सम्मानित किया गया है। ठीक, ये खबर थी। एक क्षुद्र ग्रह है, जैसे एफोसिस चर्चा में आ गया था कि पृथ्वी से टकराने वाला है और भारी नुकसान पहुंचा सकता है, वैसे ही जो एक क्षुद्र ग्रह है जिसका नाम है 2024 YR4 2024 YR4, ये जो क्षुद्र ग्रह है, ठीक है, ये टकरा सकता है, संभावना व्यक्त की गई कि पृथ्वी से टकरा सकता है। तो देखते हैं उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण पॉइंट समाचार पत्र में रही। एफोसिस के बाद एक और क्षुद्र ग्रह एस्टेरॉइड है, पृथ्वी की ओर बढ़ रहा है। विज्ञानी उसके पृथ्वी से टकराने की आशंका जता रहे हैं। यह क्षुद्र ग्रह का नाम क्या है? तो यहां पर देखा जाए 2024 YR4 इसका नाम है। अब 2024 YR4 आकार में करीब 45 मीटर चौड़ा है। यहां पर आप देख सकते हैं यह है वो क्षुद्र ग्रह जो 45 मीटर चौड़ा है। यह 22 सितंबर 2032 में पृथ्वी के बेहद करीब से आएगा। ठीक है, यहां पर देखा जाए तो ये 22 दिसंबर 2032 तक पृथ्वी के बहुत करीब से गुजरेगा। तो ऐसी संभावना कि हो सकता है टकरा भी जाए, ऐसी आशंका व्यक्त की जा रही है। अभी तो फिलहाल बहुत दूर है लेकिन ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है कि पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा है। यह एफोसिस, ठीक है, जो एफोसिस था तो वो कितना, मतलब उसकी चौड़ाई कितनी थी? एफोसिस की चौड़ाई तो 170 मीटर थी, उससे छोटा है, एफोसिस से छोटा है, मगर अगर पृथ्वी से टकरा जाता है ना तो भारी नुकसान पहुंचा सकता है, भले ही ये 45 मीटर का ही चौड़ा क्यों ना हो। ठीक है, अगली खबर क्या है? त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय विधेयक 2025 आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट है और यह क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखिए, ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं जो संसद में कोई विधेयक पेश होता है और विधेयक के द्वारा किसी चीज की स्थापना, जैसे रेल विश्वविद्यालय की बड़ौदा में जब स्थापना हुई थी तो उससे संबंधित क्वेश्चन आपसे परीक्षा पूछा गया था। सहकारिता मंत्रालय की जब स्थापना हुई और हमारे पहले सहकार मंत्री कौन बने? अमित शाह बने, उनसे संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए। तो उसी प्रकार से त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय विधेयक 2025 से आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए इससे संबंधित पॉइंट क्या है। लोकसभा में देश के पहले सहकारिता विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए 3 फरवरी को त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय विधेयक 2025 पेश किया गया। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य सहकारी समितियों में प्रबंधकीय, पर्यवेक्षी, प्रशासनिक, तकनीकी परिचालन में योग्यता प्राप्त कुशल श्रम शक्ति को आगे लाना इसका मुख्य उद्देश्य है। सहकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल सिंह गुर्जर ने संसद में यह विधेयक पेश किया था। इसके तहत गुजरात के आणंद में ग्रामीण प्रबंधन संस्थान को त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, जो गुजरात के आणंद डिस्ट्रिक्ट में जो ग्रामीण प्रबंधन संस्थान है उसको त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय के रूप में, मतलब उसको अपडेट करने के लिए, यानी कि जो ग्रामीण प्रबंधन संस्थान था उसको अपडेट करके त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय के रूप में परिवर्तित कर दिया जाएगा। इसी के ऊपर यह विधेयक था जो लोकसभा में पेश किया गया। किसके द्वारा पेश किया गया था? सहकारिता राज्य मंत्री कौन है? कृष्णपाल सिंह गुर्जर। और सहकारिता मंत्री कौन है? अमित शाह। ठीक है, तो ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। अगली खबर देख लें तो वेबर ने बेल्जियम के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। यहां पर है ये वेबर, ठीक है, बार्ट डी वेबर इनका नाम है और 3 फरवरी को इन्होंने शपथ ग्रहण किया है प्रधानमंत्री पद का। कहां के, किस देश के प्रधानमंत्री बने? बेल्जियम के ये प्रधानमंत्री बने हैं। देखा जाए तो एनवीए पार्टी, जो एनवीए पार्टी है उसके नेता है वेबर। ठीक है, एनवीए पार्टी के नेता है वेबर। इन्होंने अलेक्जेंडर डी क्रू की जगह ली है, यानी कि इनसे पहले बेल्जियम के प्रधानमंत्री कौन थे? अलेक्जेंडर डी क्रू उनका नाम था, उनके स्थान पर अब बार्ट डी वेबर प्रधानमंत्री बने हैं बेल्जियम के। आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट था। अगली खबर देख लेते हैं और ये हमारा आज का लास्ट खबर, अंतिम खबर है। यहां पर देखें तो स्फेरेक्स टेलीस्कोप के बारे में। अब जो स्फेरेक्स टेलीस्कोप है इससे संबंधित जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उनको देख लेते हैं। तो नासा एक नया टेलीस्कोप ब्रह्मांड की नई तस्वीर को कैद करने के लिए लॉन्च होगा, जो नासा के द्वारा विकसित किया गया। याद रखना, जो स्फेरेक्स टेलीस्कोप है इसका विकास या इसको कौन लॉन्च कर रहा है? नासा लॉन्च कर रही है।
स्फेरिक्स नाम के टेलीस्कोप 27 फरवरी को कैलिफोर्निया से लॉन्च होगा। कहां से लॉन्च होगा? कैलिफोर्निया से लॉन्च होगा, जो अंतरिक्ष में 102 इंफ्रारंगों का मानचित्रण करेगा। ठीक है, कब लॉन्च होगा? 27 फरवरी को लॉन्च होगा, जो अंतरिक्ष में 102 इंफ्रारंगों का मानचित्रण करेगा। इसकी मदद से वैज्ञानिक ब्रह्मांड की उत्पत्ति और उसके अंदर के आकाशगंगाओं की जानकारी जुटाएंगे। तो ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से जो टेलीस्कोप है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ये आज के दैनिक जागरण न्यूज़पेपर में आया हुआ था। इसी को कवर करते हुए आज जो इंपॉर्टेंट खबरें थी पत्र पत्रिकाओं में यहीं पर समाप्त होती हैं। अब हमारा स्टार्ट होता है आज का सवाल, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होता है। इसी स्लाइड पर आधारित है सारे प्रश्न, बहुत आसान प्रश्न है। उन प्रश्नों का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, क्योंकि ध्यान से अगर आपने पूरा वीडियो अटेंड किया है अभी तक तो इसके बाद आप अच्छे से जवाब इसका दे पाएंगे। देखते हैं आज का सवाल। क्वेश्चन क्या है? त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय की स्थापना कहां की जाएगी? कुछ लोगों का सवाल होता है कि सर पिछले जो आप सवाल पूछते हैं उनका उत्तर अगले क्लास में दे दिया करिए। देखिए, मैं सवालों का उत्तर अगले क्लास में इसलिए नहीं देता हूं क्योंकि जितने भी प्रश्न मैं पूछ रहा हूं ना वो उसी क्लास पर आधारित है, और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आपने पूरी क्लास ध्यान से पढ़ी है। बहुत चुन के प्रश्न वहां पर बनाए जाते हैं, बैठ के सारा खुद से मैं पहले एक बार देखता हूं, देखने के बाद कंटेंट देखने के बाद मैं वहां से प्रश्न बना के रख देता हूं कि कौन सा प्रश्न सबसे आपके दिमाग को हिट कर सकता है, ऐसे प्रश्न वहां पर रखता हूं, और वो प्रश्न उसी स्लाइड पर आधारित होते हैं। इसी वजह से मैं अगले दिन उसको डिस्कस नहीं करता हूं, क्योंकि अगर हम डिस्कस करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, और मैं बहुत लंबा वीडियो चाहता हूं, बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत बोरिंग हो जाएगा। आधे से ज्यादा लोग ऐसे होंगे कि आधा वीडियो देखने के बाद स्किप कर देंगे। मैं नहीं चाहता हूं कि कोई स्किप करे, अंत तक जाए, सारे प्रश्नों को उत्तर दे, इसी वजह से मैं छोड़ देता हूं। देखिए यहाँ पर त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय की स्थापना कहां की जाएगी? भोपाल, पटना, पुणे या आनंद? 4 प्रश्न है, आसान सा है, उत्तर आपको देना है। अगला देखें, वैज्ञानिकों के अनुसार 2024 YR4, ठीक है, मतलब 2024 YR4 पृथ्वी के सबसे करीब से कब आएगा? मतलब पृथ्वी के सबसे करीब कब आएगा आपको बताना है। 10 जनवरी 2030, 15 मार्च 2031, 22 दिसंबर 2032 या 5 जुलाई 2033। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? किस खिलाड़ी को 2024 के ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर पुरस्कारों में एलन बॉर्डर पदक से सम्मानित किया गया? बताना है आपको किसको एलन बॉर्डर पदक दिया गया है। पैट कमिंस, स्टीव स्मिथ, ट्रेविस हेड या डेविड वार्नर? चौथा प्रश्न है, बेलिंडा क्लार्क पदक से किसे सम्मानित किया गया है? एलिस पेरी, मैग लेनिंग, एनाबेला सदरलैंड या बैथ्यू मूनी? ठीक है, 4 ऑप्शन है, बहुत आसान सा प्रश्न है, इसका उत्तर भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है। लेकिन प्रश्न आप ये मत सोचिए आसान है, आसान तो है लेकिन इंपॉर्टेंट भी उतना ही है, जो बहुत महत्वपूर्ण है। अब यहां पर देखें, राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2025 कब पेश किया गया? डेट आपको बतानी है, 1 फरवरी 2025, 2 फरवरी 2025, 3 फरवरी 2025 या 4 फरवरी 2025। तो यहां पर आज इस वीडियो में, ये वीडियो लगभग 33 मिनट का वीडियो बना है, जिसमें हम लोगों ने सब कुछ कंप्लीट कवरेज किया, जो महत्वपूर्ण खबरें थी। इसी के साथ अपना ये सेशन मैं यहीं पर समाप्त करूंगा। उम्मीद करूंगा कि जितने प्रश्न मैंने पूछे हैं इन 5 प्रश्नों का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में देंगे, और पीडीएफ के लिए आप लोग परेशान मत होइए, हम लोग जल्द ही पीडीएफ का जुगाड़ कर रहे हैं कुछ, कि हम आपको जितने पीडीएफ है वो सब कुछ ऐप पर मिलते रहे, वहीं पर आप क्विज वगैरह भी अटेम्प्ट करते रहे। तो सारी चीजें 2-3 दिन में, आप हमको 2-3 दिन का समय दीजिए, धीरे धीरे सारी चीजें अरेंज होती जा रही है एक तरीके से। जैसे अभी हम लोग क्लास में फंसे हुए थे, जो नवधारा बैच चल रहा था, उस पर ज्यादा फोकस इसलिए था क्योंकि बहुत से उसमें एडमिशन हो चुके हैं और बहुत से लोग लगातार फोन कॉल कर रहे हैं। इस वजह से व्यस्तता ज्यादा होने के कारण अभी जैसे ऐप वाली जो समस्या है उनको निराकरण किया जा रहा है, और साथ ही साथ जैसे ही निराकरण हो जाता है फिर ऐप पे लगना स्टार्ट हो जाएगा पीडीएफ। ये पीडीएफ आपको इस तरीके से मिलेगा कि आज क्लास आपने कर ली, इस क्लास की पीडीएफ आपको अगले दिन मिलेगी। अगले दिन इसलिए मिलेगी कि अगर जो हम क्लास देने के साथ पीडीएफ दे देंगे तो आप क्लास पे फोकस नहीं करेंगे, आप सोचेंगे पीडीएफ पढ़ के हटाओ, क्लास नहीं करेंगे। लेकिन क्लास आपको करना है, क्लास करना इसलिए जरूरी है कि इसमें समझाई जाती है चीजें। कोई चीज जब आपको बोल के बताई जाती है तो आपको ज्यादा याद रहती है। जैसे आप कोई चीज खुद से पढ़ते हैं तो एक बार आप पढ़ लिए, हो सकता है उसको आप रिवाइज ना कर पाए, लेकिन जब आप कोई चीज सुने रहते हैं उसके बाद आप कोई चीज पढ़ते हैं तो आपको याद हो जाती है अच्छे से। इसी वजह से ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।